मेरा क्या कसूर 214 215 एपिसोड। आदर्श जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वैसे ही उसे ईशान बाहर ही मिल जाता है, जो पहले से ही अपनी कार लिए अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहा था। और उसी के साथ राम भी था, जो गाड़ी के पीछे बैठा ईशान का दिमाग पका रहा था। आदर्श हॉस्पिटल से निकलते ही अपनी कार में बैठ जाता है और ईशान को देख उसे बाहर से चलने का इशारा करता है, जिसे सुन ईशान भी अपनी कार बाहर से निकाल देता है। तभी आदर्श, जो पीहू से बात करते समय काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रहा था, उसके उलट अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। साथ ही इस समय आदर्श की आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा था, जिसे देखते ही राम के तो पसीने छूट जाते हैं। तभी आदर्श ईशान को देख बोला, कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। हाँ बॉस, हमें पता चल गया है। उस रोहन राज ने मैडम को उसी घर के किसी सीक्रेट रूम में छुपा रखा है और उसने अभी कुछ समय पहले ही महीने भर का राशन और डेली इस्तेमाल का काफ़ी सारा सामान अपने घर में भरा है। जैसे उसे पहले से ही पता हो उसे इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। ईशान की बात सुन आदर्श राम को देख बोला, मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुमने उसे किया? उद्धरण चिन्ह। ये आप कैसन बात करत हो सर जी? आप हमें कोनो काम दे और हम उसे पूरा ना करे, ऐसा हो सकत है क्या? हमने खुद ओ ससुराल रोहनवा है ना ओकरे घर जाके अपने इन्हीं हाथ से हर जगह कैमरे फीड किए हैं। इतना बोल राम शांत हो जाता है और थोड़ी देर चुप रहकर बोला, पर कहे ना सर जी, हमने सारे घर में तो कैमरा लगा दिए हैं, पर वो रोहनवा के कमरे को छोड़कर हर जगह कैमरा फिट है। काहे कि हम ठहरे सज्जन इंसान, योलाने हम बेडरूम जैसन जगह पर कैमरा नहीं लगा सके। इतना बोल राम शांत हो जाता है। मगर राम की बात सुन आदर्श वो लैपटॉप चालू कर उसने रोहन के घर की सारी फुटेज चेक करने लगता है और वो उस फुटेज को देखता है जिसमें नियति रोहन के घर जाकर उसे परी को देने के बाद वहां से वापस जा रही थी। और इससे पहले नियति वहां से वापस जा पाती उससे पहले ही रोहन पीछे से जाकर नियति के सर पर पास रखे बांस से वार करता है, जिस कारण नियति बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। जिसे बेहोश देख रोहन उसे अपनी गोद में उठा घर के अंदर ले जाने लगता है। तभी वहां पर नेहा आ जाती है, जो नियति को रोहन की बाहों में देख उसे रोहन से अलग करने की कोशिश करती है और रोहन से नियति को उसके घर छोड़ आने के लिए बोलती है, पर रोहन नेहा की एक नहीं सुनता है और उसे ही धक्का दे देता है, जिस कारण नेहा जो सीढ़ियों पर खड़ी थी वो सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे जा गिरती है और उसके सर में चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद रोहन परी और नियति दोनों को ही अपने रूम में ले जाता है, जिसके बाद कोई भी उस रूम से बाहर ही नहीं आता है, क्योंकि उस फुटेज में दिखा रहा था नियति का ड्राइवर उसे ढूंढते हुए आता है, पर उसे नियति कहीं भी नहीं दिखती है। जिसके बाद पुलिस और वीर मिताली के गार्ड भी आते हैं, पर किसी को भी घर में कोई नहीं दिखता है। सारी फुटेज देखने के बाद आदर्श की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और उसके सर पर खून सवार हो जाता है, जिसे ऐसे देख राम तो डरने ही लगता है। मगर ईशान वो कार रोहन के विला की तरफ मोड़ लेता है। हॉस्पिटल। जैसे ही मिताली आदर्श के रूम में आती है वैसे ही उसे आदर्श रूम में कहीं भी नहीं दिखता है और आदर्श को रूम में ना पाकर मिताली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसे ऐसे परेशान देख पीहू अपनी दादी को देख बोली, दादी डेड मोम को वापस लाने गए हैं, इसलिए आप फिक्र मत करो, डेड बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाएंगे और मोम को भी जल्दी ही ले आएंगे। डेड ने पीहू से बोले हैं वो जल्दी ही लौट कर आएंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो दादी। इतना बोल पीहू शांत होकर मिताली को देखने लगती है। हाँ बेटा, ऐसा ही हो, आपके डेड आपकी मोम को सही सलामत वापस ले आएंगे, पर मुझे डर है बेटा, कहीं वो इंसान मेरे दोनों बच्चों में से किसी को भी कोई चोट ना पहुंचा दे। बोलते हुए ही मिताली काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और बेसे ही डरते हुए बोली, आदर्श की हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसी हालत में उसका बाहर जाना भी ठीक नहीं है। इतना बोल वो कुछ सोचने लगती है और थोड़ी देर सोचने के बाद ही मिताली अपना मोबाइल निकाल किसी का नंबर डायल कर देती है। दूसरी तरफ दूर किसी जंगल में एक मिडिल एज आदमी, जिसने एक आर्मी यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसकी उस ड्रेस में सारे मेडल और बेच लगे हुए थे, जिससे साफ पता लगाया जा सकता था वो मिडिल एज इंसान कितना बड़ा ऑफिसर है। वो ऑफिसर अभी अपने कुछ सोल्जर के साथ बातें कर ही रहे थे, तभी उनके पॉकेट में रखा उनका मोबाइल बज उठता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही वो ऑफिसर अपना मोबाइल निकाल उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखते हैं और उस नाम को देखते ही उस आदमी के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो अपने सामने खड़े लोगों को हाथ से इशारा कर ही वहां से जाने के लिए बोलते हैं और कॉल रिसीव कर जैसे ही कान में लगाते हैं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। इधर मिताली बोली, आप कब तक ऐसे अपने परिवार से दूर रहने वाले हो?
आपको कुछ पता भी है इस समय आपका अपना परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में है। हमारे बेटे का कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसकी जान जाते जाते बची है, और हमारी बहू उसका किसी पागल इंसान ने किडनैप कर लिया है, और अब वो हमसे हमारी बहू को दूर ले जाना चाहता है। इस समय आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है, और आप हो कि अपने घर परिवार से दूर उस आर्मी कैंप पर हो। किस तरह के पिता हो, क्या आपको अपने बेटे की ज़रा सी भी फिक्र नहीं है? अगर मेरे बेटे और बहू को कुछ भी हुआ तो मैं आपको सारी जिंदगी माफ़ नहीं करने वाली हूँ, ना ही आपकी कभी शकल भी देखने वाली हूँ। इतना बोल मिताली कॉल कट कर देती है, और दूसरी तरफ लाइन में जो इंसान था वो मिताली की बात सुन हैरान हो जाता है। साथ ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, और वो उसी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचकर बोला, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो कर्नल अभय राजपूत के बेटे को चोट भी पहुंचा सके, और मेरे घर की इज्जत मेरी बहू को किडनैप कर अपने साथ ले जा सके। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही वो अपने मोबाइल में किसी का नंबर डायल कर थोड़ी देर कुछ बातें करने के बाद कॉल कट कर देते हैं। आदर्श ईशान और राम के साथ रोहन के घर पहुंच जाता है, और अपने कुछ आदमियों को भी वहां पर बुला लेता है, जिसके बाद सारे आदमी सारा घर छान मारते हैं, पर उन्हें कहीं भी कोई सीक्रेट डोर या रूम कुछ भी नहीं मिलता है, जिस कारण वो सारे ही अपना सर झुकाए खड़े होते हैं। तभी आदर्श को याद आता है रोहन नियति और परी दोनों को ही उसके रूम में लेकर गया था, जिसे याद आते ही आदर्श ईशान और राम को देख बोला, चलो मेरे साथ, जिसे सुन वो दोनों आदर्श के पीछे जाने लगते हैं। और इधर आदर्श रोहन के रूम में आने के बाद वहां की हर एक दीवार को नाखून से धोक उस पर अपने कान लगा चेक कर रहा होता है। कहीं दीवार के उस पार तो कोई सीक्रेट रूम नहीं। ठीक उसकी ही तरह ईशान और राम भी रूम का सारा सामान फेंक कर हर जगह चेक कर रहे होते हैं, पर उन्हें भी कहीं कुछ नहीं मिलता है, जिस कारण वो दोनों भी परेशान हो जाते हैं। और काफ़ी देर सारे रूम को अच्छे से चेक करने के बाद भी जब राम को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो वही फर्श पर अपने दोनों पैरों को फैला कर बैठ जाता है, और अपना सर पकड़ खुद से बोला, पता नहीं ओ ससुरा रोहनवा ने हमार मैडम कोई कौन सी जगह छुपा कर रखा है, जिस कारण हमार मैडम हमें मिल ही नहीं रही है। ससुरा रोहनवा, एक बार हमार हाथ लग जाए तब हम उसको बताएंगे हमार मैडम को अगवा करे का क्या मतलब होता है। बोलते हुए ही वो अपना हाथ जमीन पर पटकने लगता है, और जैसे ही वो अपना हाथ जमीन पर पटकता है, वैसे ही उसके हाथ में पहने कड़े के जमीन में पड़ते ही एक अलग ही आवाज़ वहाँ पर आती है, जिसे सुनते ही राम हैरानी से दोबारा जमीन पर अपना कान लगा कदा पटकता है, जिसके बेसा करते ही उसे नीचे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही राम आदर्श को आवाज़ लगाकर बोला, सर जी ये कौन सी बला है, जल्दी आओ और देखो इस जगह पर कछू ना कछू तो लोंचा है। इतना बोलते ही राम जल्दी से खड़ा होता है और जमीन पर बिछी का पेट हटाता है। वैसे ही राम के साथ आदर्श और ईशान वो दोनों भी उस जगह को देख हैरान होते हैं, और राम अपने सर पर अपने दोनों हाथों को रख बोला, ये कहा बे, ये तो वही बात हुई, घर माँ छोरा और बगल माँ ढिंढोरा। इतना बोलते हुए ही वो नीचे देखता है, जिस पर एक छोटा सा कुंडी जैसा डोर बना था। जब आदर्श उसे खोलता है तो उसके नीचे उन्हें सीढ़ियां दिखती हैं, जो सीधे अंदर की तरफ ही जा रही थी, जिसे देखते ही आदर्श ईशान और राम दोनों को देख बोला, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, आगे क्या करना है ये मैं खुद ही देख लूंगा। जिसे सुन ईशान बोला, नहीं सर, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, और क्या पता अंदर कौन सा खतरा आपका इंतजार कर रहा है। वैसे भी मुझे नहीं लगता आप मैडम तक इतनी आसानी से पहुंच जाओगे, और वैसे भी रोहन राज जैसा चालाक आदमी इतनी आसानी से तो हमें खुद तक पहुंचने नहीं देगा, और मुझे लगता है अंदर उसके गुंडे जरूर होंगे जो आपके ही आने का इंतजार कर रहे हो। ईशान बिल्कुल सच बोल रहा है सर जी, हमका भी लागत है आपको ऐसे अकेले नीचे नहीं जाएगा, चाहे हम भी तो हार ही चालत है। उन दोनों की बात सुन आदर्श अपने सारे आदमियों को भी वहां पर बुला लेता है, जिसके बाद वो सारे ही लोग उस अंदर बने तेल खाने की सीढ़ियां उतर अंदर जाने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। इधर रोहन नियति को जबरदस्ती अपने शादी का जोड़ा पहनने के लिए मजबूर कर देता है, और जब ना चाहते हुए भी नियति उस शादी के जोड़े को पहन लेती है, तब रोहन नियति को जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ शादी के लिए बनाए गए मंडप तक ले आता है, और नियति रोते हुए ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, जाने दो रोहन राज, हमें जाने दो, हमें नहीं करनी है तुम्हारे साथ कोई शादी, हमारी शादी पहले ही हो चुकी है, और हम हमारी उस शादी से अपनी जिंदगी से पहले ही काफ़ी ज़्यादा खुश है। उद्धरण चिन्ह। छोड़ो हमें जाने दो, बोलते हुए नियति लगातार खुद को छुड़ाए जा रही थी, मगर रोहन उसने तो अभी भी लोहे की बेड़ियां नियति के एक पैर से बांध रखी थी, और नियति के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से मजबूती के साथ पकड़ रखा होता है, जिस कारण नियति चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाती है। और नियति को ऐसे स्ट्रगल करते देख रोहन हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकती हो?
अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम पूरी तरह से गलत। ये तुम इतने सारे आदमी देख रही हो। बोलते हुए वो वहां पर मौजूद आदमियों की तरफ इशारा करता है जिनके हाथ में बंदूकें होती हैं। ये सारे ही आदमी मेरे एक इशारे पे ही तुम्हारे दोनों बच्चों और तुम्हारी उस सास को खत्म कर सकते हैं, जैसे इन्होंने तुम्हारे प्यारे से आदर्श जी को खत्म किया है। इसलिए चुपचाप से मेरी बात मानो और बिना किसी नखरे की शादी कर लो, नहीं तो मेरे सारे आदमी तुम्हारे बच्चे और माँ सबको खत्म कर देंगे। जैसे ही रोहन इस बात को बोलता है, बेसी हिज नियति गुस्से में रोहन को देखते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ना ही ऐसा कर सकते हो। हमारे आदर्श जी आएंगे और देखना वो हमें बचाकर यहाँ से ले जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जो तुमने हमारे साथ किया है, हमें किडनैप किया है और हमारे साथ वापस से जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उसके लिए आदर्श जी तुम्हें सजा जरूर देंगे, देख लेना। बोलते हुए ही नियति की आंखों से बस लगातार आंसू ही बहे जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ आदर्श जैसे ही अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ता है, वैसे ही उन्हें सामने खड़े करीब 30 से 40 आदमी मिल जाते हैं जिनके हाथ में बंदूकें होती हैं, जिन्हें देख आदर्श और उसके सारे गार्ड सतर्क हो जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन लेकर वो अपनी गन जिस पर साइलेंसर लगा था उसे रोहन के आदमियों पर पॉइंट कर देते हैं और सामने वाले आदमियों को बिना कोई मौका दिए उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही रोहन के कुछ आदमी गिरते हैं, वैसे बाकी सारे आदमी भी आदर्श और उसके गार्ड को देख लेते हैं, जिसके बाद गोलियों का चलना शुरू हो जाता है और रोहन और आदर्श दोनों के ही गार्ड एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और आदर्श वो भी जो उसके सामने आता उसे वो बिना किसी हथियार के ही तोड़ने फोड़ने लगता है। जो भी उसके सामने आता वो किसी का दोनों हाथ पकड़ मरोड़ देता है तो किसी का सर पकड़ उसे घुमा देता है, जिसके बाद वहां पर सारे आदमियों के दर्द से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। और जब ये आवाज़ रोहन और नियति के साथ वहां पता मौजूद बाकी के आदमी जो खुद भी करीब 60 से 70 होंगे उनके कानों पर पड़ती है, तो वो सारे ही आदमी उन आवाज़ों को सुनकर एकदम सतर्क हो जाते हैं। तो रोहन वो गुस्से में खुद से बोला, तो तुम यहाँ तक पहुँच तो गए मगर यहाँ आकर जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। इतना बोलते हुए वो हंसने लगता है, मगर नियति वो इस तरह चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उद्धरण चिन्ह।